सर सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया बट एग्जाम में पेपर किस तरह से आएगा, अगर उसकी एक बार फोटोकॉपी अपने को मिल जाती तो सही रहता। 11th का क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आता है सेम उसी तरह, यहां पर क्वेश्चंस किस तरह से अपने को देखने को मिलने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो पेपर होगा हमारा, इंस्ट्रक्शन सभी एग्जाम में सेम होते हैं, चाहे केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, किसी का भी हो, सभी में सेम होंगे। उसके बाद हम बात करें, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है। हेलो बच्चों, तो फाइनली हम लोग हमारे सिलेबस को तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज वो दिन आ गया है जब हम लोग पेपर को सॉल्व करने वाले हैं कि सर सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया बट एग्जाम में पेपर किस तरह से आएगा, अगर उसकी एक बार फोटोकॉपी अपने को मिल जाती तो सही रहता। फोटोकॉपी मतलब जिस मैदान में हम लोग फाइनली दौड़ने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि फाइनल मैच में नहीं 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 नहीं, अपने को यहां पर प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आता है सेम उसी तरह। यहां पर क्वेश्चंस किस तरह से अपने को देखने को मिलने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो पेपर होगा हमारा वो कुछ इस तरह से होने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अच्छा सर, सेक्शन ए की अगर मैं बात करता हूं, यहां मुझे मिलने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, यानी जब आप मैदान में जाओगे तो आपको भिड़ते ही तो भैया इंस्ट्रक्शन होंगे। इंस्ट्रक्शन सभी एग्जाम में सेम होते हैं, चाहे केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, किसी का भी हो, सभी में सेम होंगे। उसके बाद हम बात करें, जैसे ही आप पेज पलटोगे तो आपको एमसीक्यूज दिखाई देंगे। टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे? 10। हर एक एमसीक्यू कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। एमसीक्यू को सॉल्व करते टाइम जब आपको आता है तो उसको सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आता उसको छोड़ करके आगे बढ़िएगा। सिंपल सा लॉजिक, उसमें अटकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना सबसे पहले, उससे आपका मोरल डाउन हो सकता है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जो जो क्वेश्चंस बेटा आपको आते हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है। सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस एक ही पेज पर होने चाहिए। साथ में आप चाहो तो इस तरह से एक टेबल या फॉर्मेट तैयार कर सकते हो, जहां पर आप लिखोगे 1, जहां आप लिखोगे 2nd, 3rd, 4th, इस तरह से लिख सकते हो। लाइक पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में डी। मान लो आपको चौथा क्वेश्चन नहीं आता तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप लिखोगे कॉपी के अंदर आंसर नंबर 1, इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, इस तरीके से 10 लिखने हैं। पहले का आंसर मान लो कुछ भी आ गया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया पहले का फोर्स, ये कौन सा ऑप्शन है? सी। दूसरे का ऑप्शन आया लाइक इज, मान लो मोमेंटम, ये कौन सा ऑप्शन था? डी। एक आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बट याद रखिएगा पहले के सारे क्वेश्चंस एक साथ होने चाहिए। मान लो किसी बच्चे को 3rd अभी मिस हो गया या नहीं याद आ रहा, छोड़ दो इसके लिए खाली जगह, चौथे पर आओ। बात समझ गए? एग्जाम में किस तरह से अपने को लिखना है। सेक्शन ए के बाद आएंगे हम लोग सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी में 2 और 9 टोटल कितने हो गए? 18। 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क्स के भी 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको बेटा चॉइस मिलती है। चॉइस का मतलब ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जो क्वेश्चन ज्यादा बेहतर तरीके से आता है उसी को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको दोनों आते हैं, बट दोनों में से जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है कि इसमें तो नंबर काट ही नहीं सकता, वो वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो एक बार चलते हैं, पेपर की थोड़ी सी शक्ल आपको दिखा दी जाए। याद रख लीजिएगा भैया, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं बता? 10। 10 के 10 क्या होंगे? एमसीक्यू। लेकिन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं चैप्टर वाइज कुछ एमसीक्यूज। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन सी चैप्टर से आ रहा है? यूनिट एंड डायमेंशन। भैया थोड़ी सी मेरे को मेहनत जरूर लगी, लेकिन मैंने चैप्टर वाइज कुछ एमसीक्यूज सेलेक्ट किए हैं। अब आपको क्या करना, मैं स्क्रीन तो लगा दूं, ये लो, ये रहा पहला क्वेश्चन और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। आपको क्या करना,
खुद ही इनको सॉल्व करना है। और याद रखना, जब भी आप इस पेपर को सॉल्व करोगे तो इसके आसपास की चीजों को जरूर सॉल्व करोगे। कैसे? लाइक एज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आपको पता चल गया कि सर फोर्स की एसआई यूनिट तो क्या होती है? न्यूटन होती है। सर ये तो बच्चों वाला सवाल है, सवाल तो बच्चों वाला है, बट यहीं पर नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी हम लोग प्रिपरेशन मोड पर हैं। तो फोर्स के आसपास जितने क्वेश्चन टच करेंगे मैं उनको सॉल्व करूंगा। लाइक केस तेरे को पता होना चाहिए कि सीजीएस यूनिट क्या होती है, कि सर सीजीएस यूनिट तो डायन होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, न्यूटन और डायन में रिलेशन पता होना चाहिए। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ डायन होते हैं। तीसरा, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। चौथा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? बता बता, जल्दी बता, जल्दी बता, अरे जल्दी बता देना यार, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m1l1t-2, m1l1t-2। इस तरह आप लोग सॉल्व करोगे। ये एक अच्छे स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका होता है, इसमें रटने वाला सिस्टम नहीं होता। एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके आसपास की बाउंड्री आपको याद रहनी चाहिए कि यहां पर ये है, यहां पर ये है, आगे ये है, पीछे ये है। पूरा सिनारियो जब आपके दिमाग में घूमेगा ना, तब आप लोग टॉप करोगे। समझ पा रहे हो? यानी आप कहीं से गुजरे तो पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए था। क्या हम लोग वहां पर गए थे, वहां पर पेड़ था, वहां गाय बंधी थी, वहां बकरी थी, वहां 2 आदमी खड़े थे, पीछे सेब का, अरे भाई तगड़ी चीज। यही सिनारियो आपका यहां पर चलेगा। आगे बात समझ में? सेम इसी तरह दूसरे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 1 से। उसके बाद बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहां भी आपको 2 चैप्टर्स मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चंस मैंने लिया है, क्वेश्चंस मिलने वाले, एक क्वेश्चन मैंने लिया है ग्राफ से। क्या आपको ग्राफ्स अच्छी तरह याद है? हाँ सर अच्छी तरह याद है। क्या मैंने आपको कहानी सुनाई थी? सर कौन सी कहानी? आपने तो बहुत सारी सुनाई थी। अबे क्या मैंने तेरे को ये वाली कहानी सुनाई थी? कौन सी सर, बताओ तो सही। एस के बाद वी के बाद ए, आगे जाऊंगा तो डिफरेंशिएशन और पीछे आऊंगा तो इंटीग्रेशन। आगे जाने का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, पीछे आने का मतलब इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। ओहो सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया, जानदार चीज लगी। अब तू सोच, क्या क्वेश्चन तो एक है? हाँ सर एक है। अब तू क्या इसका आंसर दे पाएगा? हाँ सर हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो बेटा इसका आंसर जरा चेक करते हैं। द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम, सर स्लोप पूछ रहा, वेलोसिटी और टाइम के अगर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा एक्सीलरेशन। सर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके सर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अच्छा सर 1 मिनट रुको, हाँ मैं रुक गया, तू बता 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 बता। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव करती है, सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, मतलब सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अच्छा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होता है? 0 होता है। एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0। और एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स भी कितना हो गया? 0। अब देख तेरे को और बढ़िया बात, क्या ये इनर्शिया वाली कंडीशन है? और सर बहुत तगड़ी इनर्शिया वाली कंडीशन है। हाँ सर ये इनर्शिया वाली कंडीशन है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स का खेला, जो हम लोगों ने बहुत तेज खेला आप लोगों के साथ। जब कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लियर तो चीजें होती हैं आसान और ऑप्शन हो जाता है ए। हालांकि मैंने इसमें आपके लिए सॉल्व करने के लिए ये आंसर्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए मिलेंगे। सेम इसी तरह लॉज ऑफ मोशन में से मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 2 एमसीक्यूज। याद रखिएगा एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे बता एमसीक्यूज के? सर 10 आएंगे। मैं तेरे लिए थोड़े से ज्यादा एमसीक्यूज लाया हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। क्या एग्जाम की फोटो तेरे सामने? हाँ सर मेरे सामने। कितने एमसीक्यूज? 10। लेकिन मैंने चैप्टर वाइज तेरे को कितने दिए? 2 2 2 2 2 2 2 2 के आसपास कनेक्टिविटी करके तू कितने बना देगा? 100। कितने बना देगा? 100। यानी 2 से सर मैं 100 बना दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इधर आजा, ये आ गए चैप्टर नंबर नेक्स्ट से। तू क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ेगा। देखो जब आपके सामने पेपर आएगा घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से, और आपको सब कुछ आता है, यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को रिलैक्स होकर पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है जब हम लोग है ना हाइपर हो जाएंगे पेपर देख के या वहां का माहौल देख करके, तो इजी क्वेश्चंस भी आप गलत रोंग कर दोगे। जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए लॉन्ग ब्रीथ कीजिएगा।
रिलैक्स होइएगा, रिलैक्स होकर उस क्वेश्चन को छोड़िए और आगे पढ़िए। जब वापस घूम करके आओगे, टाइम बचेगा, तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन आपको आता है उसको गलत करने से बच जाओगे और उसको आप सही कर दोगे। समझ में आ गया? इसी तरह से बेटा दो क्वेश्चंस तेरे को मिलते हैं यहां से, सेम इसी तरह वर्क एनर्जी पावर में से भी दो क्वेश्चन मिलते हैं। ऑप्शन तो मैंने लिखे हुए हैं लाइक एस, बी और सी। किस लिए लिखे? जिससे आप लोग सोल्व कर पाए, आप लोग आइडिया ले पाए कि हमारे को कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। और दूसरी बात, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा, हाँ बेटा बहुत ज्यादा टाइम, मैं सच बता रहा हूं आपको। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वीकनेस को पहचानिएगा कि कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज, कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे नहीं हिल पाए, या कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोग नहीं समझ पाए, उनको अच्छे से पहचानिएगा। उसके बाद उन्हीं चैप्टर, उन्हीं कमियों पर आपको फोकस करके स्टडी करनी है आगे के लिए। आगे बेटा बात समझ में? सेम इसी तरह मैं आपके लिए, मैं पहले बता चुका हूं, हर एक चैप्टर में आए हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज, अब मून के लिए आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, g/6। मून के लिए कितनी होती है, g/6 होती है, और g का वैल्यू कितना होता है, 9.8। उससे आप लोग एक बार सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चंस पेपर को आप बेटा सॉल्व कीजिए पेपर की तरह। मैं फिर बता रहा हूं, एक पेज लेकर के बैठो आप लोग, पेपर आपके सामने है, सॉल्व कीजिए, टाइम लगाइए। आप कितनी देर इसको सॉल्व करने में लेते हो? क्या हमारा टाइम 3 घंटे से ज्यादा जा रहा है या 3 घंटे से कम जा रहा है, उस पर आप देखिए। सब बच्चों के लिए अलग अलग होगा। अगर किसी के लिए टाइम ज्यादा जा रहा है तो उसके लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी विद एक्यूरेसी। वो कब बढ़ेगी बेटा? प्रैक्टिस से बढ़ेगी। सेम इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। यहां पर भी मैं आपको कितने क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, 2 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड था? एनर्जी कंजर्वेशन पर। किस पर बेस्ड था बेटा? एनर्जी का। अब फर्स्ट लॉ की आपको इक्वेशंस याद आ जानी चाहिए। हां सर इक्वेशंस ये थी, इसमें डेल्टा क्यू क्या था, डेल्टा यू क्या था, डब्ल्यू क्या था। वर्क कब होता है? कि सर जब वॉल्यूम में चेंज होता है। बात समझ पा रहे? इस तरह से आपको स्टडी करनी है। अगर आप अभी भी ये वाली गलती कर रहे हो कि आपने कोई भी पेपर लिया, ये देखा एनर्जी कंजर्वेशन, ये नहीं 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 नहीं, नहीं बाबू, गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलती कर रहे हो। टाइम है, लड़। एक क्वेश्चन के साथ खूब देर टाइम बिता, खूब देर। एक क्वेश्चन को पकड़, उसको पकड़ ले, घेर ले, अब बातचीत करो उससे। हाँ भाई बता बता, फर्स्ट लॉ पूछा है ना तूने, तू तो ये बता एनर्जी कंजर्वेशन, अच्छा कैसे होता है, डेल्टा यू क्या है, अच्छा डेल्टा यू इज, अच्छा अच्छा सर इसमें वो होता सर पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट। अरे यार तू पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता, और ये पाथ पे डिपेंड करता है। अच्छा ये सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी होता है पेपर को सोल्व करने का मजा और एग्जाम से पहले लड़ने की बेहतरीन तैयारी। ये ऑसिलेशन और वेव्स में से आपको क्वेश्चंस मिल गए। तो टोटल जो एमसीक्यूज लेकर आया हूं मैं, कितना लाया हूं 16, बट आपको वहां पर कितने मिलने वाले हैं बेटा? 10 एमसीक्यूज मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10। लिखना कैसे, तरीका मैंने आपको बता दिया। सेक्शन ए डालेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट हम आएंगे किस पर? सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा और 2 से कहां तक जाएंगे? 10 तक। 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 9। 9 इंटू 2 कितने नंबर आ जाने चाहिए आपके? 18। अब इस वाले सेक्शन में बच्चा बड़ा कंफ्यूज, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दिक्कत हो जाती है। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको लास्ट में करना है, जो आ जाए उनको पहले करना है। जो क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे हो उनको अच्छे से करो, प्रॉपर तरीके से। हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़नी है, हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़नी है। समझ पा रहे हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉपी निकालिएगा और इनको लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। वापस बताता हूं लिखने का तरीका। जैसे यहां 17 लिखा हुआ है, आपके पास कितना लिखा हुआ आएगा? 2। आपको क्या करना, यहां पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो आप क्या करोगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर क्या करोगे? आप हेडिंग लगाओगे लाइक इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐसे करके नीचे की लाइन से आप लोग इसके बारे में लिखना स्टार्ट करोगे। अच्छा सर
फिर चाहो तो एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो। होमोजेनिटी का मतलब पता है ना आपको, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब लेंथ में लेंथ को जोड़ा जाता है तो लेंथ ही मिलती है। और इससे हम लोगों ने बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला सॉल्व किए थे। आप प्लीज सॉल्व कीजिएगा, जितने मैंने नोट्स में पढ़ाए थे आपको उनको तो जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड मोड पे आते रहते हैं तो उनमें से कोई क्वेश्चन बचता है तो आई होप के वहां से आ जाना चाहिए, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप देखिए, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कौन से मेथड से पूछ रहा है? कैलकुलस मेथड, और मैंने यहां पर मेंशन कर दिया ग्राफिकल मेथड। एनी मोर, अगर क्वेश्चन इस तरह से, खराब नहीं करता हूं, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है एनी मोर दे दिया मतलब आप किसी से भी ड्राइव करो, या फिर क्वेश्चन यहीं तक छोड़ दे, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, बस तब भी आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आगे बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह मेरे पास ये टोटल क्वेश्चंस हैं। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट जो क्वेश्चन पहले आता अच्छे से उसको करना, उसके बाद 2 लाइन छोड़नी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। कॉपी में काटा पीटी नहीं करने। अच्छा सर मान के चलो हमसे मिस्टेक हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? बेटा अगर आपसे मिस्टेक हो गई, लेट सपोज ये लाइन आपसे गलत लिखने में आ गई, तो आप कभी भी उसको ऐसे कट मत कीजिएगा। गलती हो सकती है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, कभी भी मिस्टेक्स कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट कोशिश कीजिएगा नहीं हो, फिर भी हो जाए तो ऐसे कट कभी भी नहीं करते। कैसे कट करते हैं? बस सिंपल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, सिंपल, कहानी खत्म। ये सिंपल लाइन ड्रॉ करने से पता चल जाएगा कि भाई यहां मिस्टेक हुई है, और आपकी कॉपी में गंदगी भी नहीं फैलेगी, और सुंदरता, ब्यूटी सभी को अच्छी लगती है। तो हमें भी इसका ख्याल रखना है, क्योंकि ब्यूटी जब होगी तो जहां हो सकता है एग्जामिनर आपके नंबर काटने वाला हो, वो सोच दे चलो यार दे देता हूं। सुंदरता के साथ होता नहीं होता? बताओ, आपको पता होगा यार। हाँ सर होता तो है ये सर। वो गंदगी मिल गई उसको, भाई साहब काच काच यहाँ काट रखा है तूने, और यहाँ भाई साहब एग्जामिनर का दिमाग ही खराब हो जाएगा कि यार ये कौन पढ़ेगा इसको, हट ले आधा नंबर, चल हट, पढ़ेगा ही नहीं, वो सीधा आगे निकल जाएगा। इसलिए इस गलती से अपने को बचना है। सेक्शन बी के बाद अब हम आएंगे बेटा सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक का सीक्वेंस देखने को मिलेगा। अब सुन ले, अब मैं बताता हूं सेक्शन सी में मान लो तुम्हारे को क्वेश्चंस आए कि सर मेरे से 11वां हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सर 13 नहीं आता मुझे, 14 कर दूं, फिर 16 कर दूं, फिर 17 कर दूं, बस सर ये क्वेश्चंस आते हैं मुझे। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को कर दीजिए। सेक्शन सी और डी के लिए स्पेशल बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब लेट सपोज सेक्शन डी में तो आपको सारे क्वेश्चंस ही आने चाहिए। सेक्शन डी में तो आपको, क्योंकि बेटा वहां पर तो चॉइस आ रही है, वहां पर क्या आ रही है? चॉइस आ रही है, तो सेक्शन डी भी आपने कंप्लीट कर दिया। अब आप वापस से जाएंगे, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस रह गए कि सर एक तो 13 रह गया, और एक 18 रह गया, और एक 9, 3 क्वेश्चंस रह गए। अब आपको क्या करना है? तीनों क्वेश्चंस, अब देखो मेरी बात सुनो, अब या तो आप है ना तुक्का लगाओगे इन क्वेश्चंस में, दूसरी बात आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ ही होगा, हाँ सर, तो कुछ कुछ तो आपको याद रहेगा, हाँ सर। मान के चलो 13 क्वेश्चंस में आप कुछ ना कुछ लिखकर आ गए, 18 में लिख करके आ गए, और 19 में भी कुछ ना कुछ रिलेवेंट लिखकर आना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आओगे बेटा। आप क्वेश्चन छोड़ दिया तो कहानी गड़बड़ है ना। कभी कभी होता है रिलेवेंट चीज लिख करके आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। ये क्वेश्चंस फिर आप लास्ट में कीजिएगा। जिन क्वेश्चंस को आप बनाओ या जो क्वेश्चंस आपके माइंड से स्लिप हो जाएं, उनको लास्ट में आसानी से रिलैक्स होकर के फिर कीजिएगा, तब आपको हो सकता है कुछ नंबर मिल भी जाएं। कॉपी अगर आपकी स्टार्टिंग से सुंदर आ रही है, ब्यूटीफुल एकदम मस्त आ रही है, तो भैया एग्जामिनर सोचेगा यार इसने ये भी सही लिखा होगा। कभी कभी भैया वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है, सही करके हटा 3 नंबर, चलो आगे बढ़ो, ऐसा हो जाता है गेम। इसको बोलते किस्मत, लक, सुना होगा तुम लोगों ने, है ना, लक। लेकिन हार्डवर्क तो इंपॉर्टेंट है, मेहनत तो जरूरी है ही। ऐसा नहीं कि तुम पूरा का पूरा लक के भरोसे ही चले जाओ कि सर लक के भरोसे चले गए हम तो कॉपी सर बिल्कुल खाली छोड़ के आया, मैंने तो एक पेन नहीं चलाया, मेरी कॉपी सबसे सुंदर थी। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। बात को समझ पाए, 3 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। अब आप लोग सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करोगे सिस्टमेटिक तरीके से। हर क्वेश्चन के सॉल्व होने के बाद कितनी लाइन छोड़ोगे? 2 लाइन छोड़ोगे। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
तो आपके दिमाग में आसपास का ऑरा होना चाहिए। ठीक है सर, वो हम रख लेंगे। तीसरी बात, ये जो क्वेश्चंस किया इसके बाद 2 लाइन छोड़ो। चौथी बात, फॉर्मूले में अगर डायग्राम है तो डायग्राम बनाइएगा। लाइक केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ में सर डायग्राम बना देंगे। ठीक है, ये डायग्राम हो जाएगा आपका। इस तरह बढ़िया बेहतरीन सुंदर डायग्राम बनाना है। ये तो थोड़ा पेन चल गया, हाँ अपनी तो तरी। इस तरीके से बढ़िया बेहतरीन सा डायग्राम आप बनाइएगा। जो भी लोग पूछता है आपसे ऐसे। फिजिक्स में डायग्राम को इतने ज्यादा खास होते हैं नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये आएंगे, या फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, h हाइट पर है, इस तरीके के डायग्राम होते हैं फिजिक्स में। बट जब आप क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे, लाइक एज न्यूमेरिकल्स आए, तो न्यूमेरिकल्स के लास्ट में जो आंसर आता है उसको प्लीज बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। आगे मैंने लिखा हुआ है, बताऊंगा किस में बंद कर दीजिएगा, बॉक्स में। यूनिट जरूर लगाइएगा। और एंड में अगर किसी में रहता है लाइक वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या है बताओ, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए और स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी लिख करके डेरिवेशन स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाए, नंबर कटेंगे नहीं। तो एक ये है हमारे पास में सेक्शन सी। सेक्शन सी के बाद लास्ट सेक्शन आता है हमारे पास में डी, जिसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 3। टोटल कितने हो गए, 15। चॉइस मिलेगी सर, हाँ मिलेगी। अब बहुत सी बार बच्चा क्या करता है, जो वो पता है जुगाड़ लगाता है कि यार आधा तो ये वाला तो मुझे इसका आता है और ये वाला मुझे इसका आता है। होता है, मैं खुद भी जब एग्जाम में मैं था ना क्लासेस में, तो अपने साथ भी हुआ था ऐसा। मैं यार हमें तो कोई समझाने वाला, हम तो क्या करते यार, कैसे चीटिंग करूं, मतलब एग्जामिनर को कैसे पागल बना दूं कि मजा आ जाए। और कभी कभी ये बात हो भी जाती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारी कॉपी चेक करता है, तो उसको ये पता नहीं, ये पता रहता है उसको कि 34 पर 2 क्वेश्चन है, लाइक इस प्रोजेक्टाइल का है और एक इसका है हमारे पास में सेंट्री सर्कुलर मोशन का, ये उसको पता रहता है। लेकिन दोनों क्वेश्चन में देखो वेरिएशन है भैया, ये तो प्रोजेक्टाइल अलग है, सेंट्रीपिटल दोनों अलग है, दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा नहीं ये डेफिनेशन आपने यहां की घुसा दी, ये इसमें लिख दिया, ऐसा कतई मत करना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये आ रहा है तो इसको रिलेवेंट करो, अच्छे से सीखो, ड्राइव करो फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज को एक साथ लिख दो। इसमें कौन सा पूछा है आपसे, मैक्सिमम हाइट पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है और रेंज पूछा है, तीनों चीजें पूछी हैं। तो लास्ट में जब आप कर लोगे तो सारे फॉर्मूलाज को लिख करके बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। सारे फॉर्मूलाज को लिख करके किस में बंद कर दीजिएगा, बॉक्स में। उसके बाद 2 लाइन तो छोड़नी है क्वेश्चंस के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोनों में चॉइस मिलेगी। और का मतलब होता है और के ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो या और के नीचे वाला कर लो, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। आगे बात समझ में नहीं आई? हाँ सर बात तो समझ में आई। पेपर का पैटर्न पता चला कैसे आ रहा है? हाँ सर पता चल गया। तो क्या पेपर को सोल्व करने वाले हो? हाँ सर हम लोग पेपर को सोल्व करने वाले हैं, ऐसे ही छोड़ना नहीं है। मैं सच बता रहा हूं कि वीडियो देखी भाग गए। मेरी बात सुनिए, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा कंटेंट आज के टाइम पर पड़ा हुआ है कि ये पढ़ ले ये आएगा, ये पढ़ ले ये आएगा। मैं कहता हूं आप सिस्टमेटिक चलें। फिजिक्स में केवल क्वेश्चंस को लर्न या रटने का सिस्टम नहीं है ना बाबू। आप रट के तो पास तो हो जाओगे लेकिन वो मजा नहीं आएगा यार। इसीलिए क्वेश्चंस के आसपास का एनवायरनमेंट फील करते हुए चलें, आराम से मस्त वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलाएं, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग कौन से चैप्टर वीक। अब सर आपने ये पेपर तो बना दिया, इसमें न्यूमेरिकल तो है ही नहीं बेटा, ऐसे ही छोड़ देंगे कि तुम्हारे को। न्यूमेरिकल्स के लिए वो ही तगड़ी चीज लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता था। ये लो अब सुनो, कुछ न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मैं कहता हूं डरता वो है जो करता नहीं है। सिंपल लॉजिक। न्यूमेरिकल्स बोर्ड पैटर्न में फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। अच्छा सर, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए फॉर्मूलाज को याद कर ले, कहानी खत्म। किसको याद कर ले? फॉर्मूलाज को याद कर ले, तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। सुन, एक न्यूमेरिकल आया तेरी स्क्रीन पर, ये धचा। अच्छा इसमें भी सर ने, अरे यार सर आप तो बहुत तेज हो बेटा। सारे चैप्टर वाइज लेकर आया हूं, चैप्टर वाइज, जिससे पूरे चैप्टर्स का आपका रिवीजन हो जाए। काइनामेटिक्स। ये देख सर, ये क्या कर दिया आपने बेटा? ये मैं तेरे को बता रहा हूं लिखने का तरीका कि एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerate uniformly at 2 meter per second square.
फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। अब सुनिए, पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ सर पढ़ लिया। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहला काम होगा, उसमें क्या क्या चीज दी हुई है उनको लिख लो। सर चालू करो, आओ। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 लिख दी। एक्सेलरेशन कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन लिख दिया। टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 5। पूछ क्या रहा है बताओ? पूछ रहा है सर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सर यहां पर ये और लिख दो, वेलोसिटी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ, ऐसी हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी। हाँ सर करी थी। बताना सर, v पूछ रहा है UAT, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? v बराबर u प्लस AT। वैल्यू पुट कर, आंसर निकल गया, कहानी खत्म। ओ हो आओ, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। अब अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा तो डिस्प्लेसमेंट की तो एक ही इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करो, आंसर लाओ। अब देख लास्ट में मैंने क्या किया, यूनिट जरूर लगाइएगा, यूनिट जरूर लगाइएगा। लास्ट में जो जो चीजें उसने पूछी वो सारी की सारी मैंने ब्रैकेट में बंद कर दी। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो देखेगा, अच्छा ये यूं करेगा, चल हट सही, बस कहानी खत्म। वो इतना टाइम नहीं लगाएगा कि आपकी हर एक स्टेप पढ़े कि इक्वल नहीं है ये क्या, नहीं, वो आंसर देखता है, उसको लग जाता है सही है। ये चीज कब होगी? जब आपकी कॉपी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क हुई होगी, उसमें अच्छे से वर्क होना चाहिए, तब भैया मजा आ जाएगा एग्जामिनर को भी और आपको भी मजा आ जाएगा। अब आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपके लिए कुछ कुछ हिंट्स लेकर आया हूं। हां, उनको आप जरूर सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, और मैं कह रहा हूं आप लोग फोड़ दोगे, आप लोग फोड़ दोगे, क्योंकि आप लोग फोड़ सकते हो, क्योंकि आप लोग कैपेबिलिटी रखते हो, क्योंकि आप लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आप लोगों के पास पूरे सोर्सेस हैं, आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है, आप लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, आप कर सकते हो। ये लाइनें आपको हमेशा अपने आप से बोलनी है डेली कि मैं कर सकता हूं, मैंने अच्छे टीचर से पढ़ा है, मेरे पास अच्छे मेंटर्स हैं, मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूं, मुझे अपने घर वालों का नाम रोशन करना है और ये मैं करके दिखा दूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूं इंशाल्लाह। समझ गया? ये बातें आपको बेटा अपने आप से बोलनी है, क्योंकि आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन, आपके टीचर्स, ये सारे लोग एक साथ मिलकर आपके साथ एक वो एटमॉस्फेयर बना के रखे हैं कि भैया ये बच्चा जल्दी से कुछ ना कुछ कर दे, जल्दी से कुछ ना कुछ कर दे। ओके माय डियर, अब आया क्वेश्चन। प्रोसेस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए मैंने क्या किया, बाकी ये मैं एज अ एवरेज स्टूडेंट, एज अ बिलो स्टूडेंट, बिलो एवरेज, यानी ये सबके हिसाब से मैं लिख करके लाया हूं जिससे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। तो यहां आप देखोगे कुछ कुछ फॉर्मूलाज आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह लॉज ऑफ मोशन में से न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, F इज इक्वल टू M, वैल्यू पुट करोगे, आंसर लाओगे। अगर आंसर आ जाता है किसी बच्चे का तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जिससे और बच्चे को हेल्प मिलेगी कि भैया आंसर इसका सही है या गलत। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां मैंने F इज इक्वल टू M है, फिर यहां पर देखो डबल फॉर्मूला यूज हुआ, तो A इज इक्वल टू कितना लिख दिया, V माइनस यू अपॉन टी। F इज इक्वल टू A की वैल्यू पुट करी तो यहां पर ये फॉर्मूला मेरे पास आता है। केवल और केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर लाना है और साथ में क्या लगानी है, यूनिट। इसी तरह मैं बात करता हूं वर्क एनर्जी पावर से, तो वर्क एनर्जी पावर का सिस्टम हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशन से भी दो न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए रखे हैं। अब देखो यहां से मैंने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, फॉर्मूला लिखाइएगा, फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर चेक कीजिएगा। अगर आंसर ये आ गया तो थंबनेल को कमेंट कर दीजिएगा टिचुक, ये वाला क्वेश्चन साहब मेरा सही है। क्वेश्चंस में मार्क्स दीजिएगा नंबर खुद को कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेरे 5 सही 10 सही, पहले न्यूमेरिकल का उत्तर ये, दूसरे का ये, जिससे आप सभी और हम सभी की एक वो बने भैया, माहौल बने पढ़ाई का, इन्हें एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हेल्प कर पाए, आप आपस में मैच कर पाए। ये देखो आपको आई होप सब कुछ रिवाइज, जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे उनको सब कुछ ऐसे रिवाइज हो रहा होगा, हाँ पूरा सब कुछ साथ साथ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाले हैं। F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ये याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अरे यार आपको सब याद होगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आंसर्स वगैरह सब मिलेंगे आपको। थर्मोडायनेमिक्स, ये देखो ये आ गया फर्स्ट लॉ, हाँ सर ये तो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ के बाद आगे बात करते हैं अगर हम, ये हो गया एफिशिएंसी, ऑसिलेशन और वेव्स में भी मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, पेंडुलम से रिलेटेड और एक वेवलेंथ से रिलेटेड। बस बोलो क्या आपको इतनी बात समझ आई? आपको करना क्या, इस वीडियो के बाद प्लीज इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व जरूर कीजिएगा, आसपास के क्वेश्चन को जरूर टच कीजिएगा,
ठीक है, और पता चला ये कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस पर वर्क कीजिए। सर वो कैसे करें, अभी बहुत टाइम है, आप उसी तरीके से प्लान बनाइए। चारों तरफ शोर हो रहा है, टाइम नहीं है, एग्जाम आ गए, पागल हो गए, नहीं 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 नहीं, अपने को रिलैक्स रहना। शोर मचाने वालों को मचाने दो, जो शोर मचा रहे हैं एग्जाम आ गए, क्या करा, कुछ नहीं पढ़ा, मचाने दो। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी भी बहुत टाइम है बेटा आपके पास, बहुत टाइम। शोर मचाने की बजाय, हल्ला मचाने की बजाय, जिस चैप्टर, जो भी चीज तूने नहीं पढ़ी या तुम्हारा जो पोर्शन वीक है, उसके साथ टाइम देना यार, टाइम दे उसके साथ, उस बुक के साथ बैठ, उस चैप्टर के साथ बैठ, उससे बातचीत कर, उससे पूछ। कुछ चीजें टफ होती हैं, समझ नहीं आती, उनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, उनसे ज्यादा बात करनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है कि भाई आपकी प्रॉब्लम है क्या, बताओ तो सही। जब वो प्रॉब्लम बताएगी, जब आपस में कनेक्शन होगा ना आपका, तो वो चीज आपको आने लगेगी, उससे आपको प्यार होने लगेगा। हाँ सर, बुक से प्यार कर ले, आगे बहुत फायदा होगा, सच बता रहा हूं, कर ले, आगे बहुत फायदा होने वाला है। समझ रहा है? अब क्या करें सर, कुछ चीज तो बताओ। मैंने बता दिया तेरे को, इधर उधर फालतू नहीं भागना, कहीं भी नहीं भागना, कोई मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन केवल तुम्हारे पेरेंट्स हैं और यहां हम लोग खड़े हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो बस खाली यही मोटिवेशन है यार। सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे तो कुछ बच्चे नहीं कर रहे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अब से आप लोग भी मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। बोलो, प्रॉमिस करो फटाफट से मेरे साथ प्रॉमिस करो, अब आज के बाद आप थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे अपना। बोलो, प्रॉमिस कर लो फटाफट से, करते हो ना प्रॉमिस? सभी बच्चे प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करो फटाफट से, हाथ मिलाते हैं दोनों, ये हाथ मेरा, एक हाथ तुम्हारा, प्रॉमिस पक्का रहा? देख लो, प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए, प्रॉमिस पक्का एकदम, बिल्कुल। बेटा थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं बचा यार, पूरा साल अपन ने खराब कर दिया, पूरे साल जिस लेवल से मेहनत करनी चाहिए थी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, खेल जाओ इसमें। लास्ट टाइम पर जो 6 लगा देता है ना, मजा आ जाता है। कर दे, और तुम कर सकते हो, मेरा ऐसा बिलीव है, और आप लोगों का भी यही बिलीव होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपके बाद आपका यही बिलीव होगा कि मैं करके दिखाऊंगा। लिख ले, वॉलपेपर लगा ले, कॉपी में लिख ले ड्रीम के, भैया मेरे को ये करके दिखाना है और मैं इसको करूंगा। कोई चीजें नहीं है आसपास, एग्जाम तक नथिंग, पूरा टाइम मेरा किसको जाएगा? जो टाइम यानी रिलेवेंट टाइम है, जो भी हमारा है, 8 घंटा फैमिली, 8 घंटा और चीजों के लिए, 8 घंटा पढ़ाई के लिए, वो पूरा प्रॉपर टाइम हमारा पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। अब मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको। नंबर 1, एक तो बेटा रिवाइज फॉर्मूला एंड देयर डेरिवेशंस। फॉर्मूला और डेरिवेशंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिएगा। जितना सिलेबस आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया, उसके साथ में पीवाईक्यूज और लगा लो, और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, क्योंकि इन चीजों से बाहर हमारा सिलेबस नहीं जाता। हमारे सिलेबस में कुछ एडवांस लेवल की चीजें नहीं पूछी जाती, तो नई चीजों को एक एक बार पढ़ने की बजाय जितना हमने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, आप फोड़ दोगे। आंख बंद करके 6 लगा सकते हो आप, आंख बंद करके तो सोल्व कर सकता भाई, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, समझ में आ गया? उसके बाद अगर आपको पास टाइम बच जाए तो 5 से 10 न्यूमेरिकल्स आप हर एक चैप्टर के एक बार लगा ली, इजी। टफ न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाना, इजी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, चीजें आसान है, कोई भी चीज टफ नहीं है। आ गई बात समझ में? और हमेशा खुश रहिए, खुश रहने से अंदर आपके हार्मोन्स वगैरह डेवलप होते हैं और आपको एक अच्छा फील कराते हैं। जब आप अच्छा फील करोगे, जब आप अंदर से एनर्जेटिक फील करोगे, तो आप लोग फोड़ दोगे। तो मैं हमेशा से, हमारी पूरी टीम आपको बेस्ट विशेष देती हुई आई है, और अब भी हम आपके लिए बेस्ट विशेष देते हैं, और ऐसी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आप लोग कामयाब हुए, आप लोग अच्छे मार्क्स लाएं, और आप लोग फोड़ दें, और आप लोग फोड़ सकते हो बेटा। पूरा जेके बॉस हिल जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से। मैं इंडिविजुअल आपको बोल रहा हूं, आपको, और किसी को नहीं बोल रहा, ना आपके दोस्त को, ना किसी को, नहीं, आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना बेटा? सब कुछ छोड़ के कंसंट्रेट होके कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और हम हमेशा आपके साथ हैं एग्जाम के लास्ट टाइम तक, और जब एग्जाम से तू बाहर निकलेगा तब तक। ऑल द वेरी बेस्ट।